Hello friends, let us continue with Beehive, lesson number 6, My Childhood, part 2. In the previous part 1, we had studied that Dr. APJ Abdul Kalam, he was born in Rameshwaram. They were having their ancestral building, and his father and mother, they were of very good nature. Let us continue from here. We start with the paragraph 3. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Second World War शुरू हो गई 1939 में यूरोप में. At that time, India was ruled by Britishers. So Britishers were involved because the Second World War leader was England, France, and its war was with Germany. So naturally England ने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू की थी जर्मनी के साथ. तो इंग्लैंड जिस कंट्री में रूल कर रहा था वहाँ हर जगह से वो रिसोर्सेज, लड़ाई के लिए, वॉर के लिए सब रिसोर्सेज कलेक्ट करने लगा. So here Dr. APJ Abdul Kalam says that in 1939 when the second world war started, I was 8 years old. तो उस वक्त बाज़ार में टेमेरिंड सीड्स यानी इमली के बी, आमलीना बिया कया હોય શું કહેવાય આમલીના બિયાને? ચચુકા, બ્રાઉન કલરના સ્ક્વેર, કદાચ તમે જોયા હશે. આમલી લાવી, આખી આમલી લાવી અને એને ફોડીએ તો એના સીડ્સ નીકળે. દે આર used for different medical purposes. So he says that for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted means increased in market. He says that he could not understand, उनको पता नहीं चला कि बाज़ार में ये tamarind seeds की डिमांड क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई. लेकिन बढ़ गए मतलब कि tamarind seeds हर जगह से ब्रिटिशर्स लोग कलेक्ट करने लगे इंडिया में. मतलब कि लोगों को कह दिया कि जिसको मतलब जो भी टैमरिंड सीड जहाँ पर भी मिलेंगे वो ब्रिटिशर को बेचो. सो नेचुरली विलेजेस में तो टैमरिंड के बहुत पेड़ होते हैं, आमली के झाड़ बहुत होते हैं, इमली के. तो नेचुरली वहाँ पर टैमरिंड बहुत होती है, तो उसके सीड्स भी वो लोग निकालते हैं और वो फेंक देते हैं यहाँ वहाँ. अब जब उसके पैसे मिलने लगे तो लोग फेंकने नहीं लगे और वो ढूंढ के इकट्ठा करके और बेचने लगे, उनको तो पैसा मिलने लगा. तो ये छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. मैं भी टैमरिंड सीड्स जो इमली के पेड़ के नीचे गिरे हुए होते थे वो सब कलेक्ट करते थे. बहुत सारे बच्चे कलेक्ट करते, हम भी कलेक्ट करते थे. और हम मॉस्क स्ट्रीट यानी मस्जिद गली में जो शॉप थी उसको बेचते थे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. प्रिंसली सम यानी बहुत बड़ी रकम. पूरे दिन यहाँ वहाँ घूम फिर कर और हम सब टैमरिंड सीड्स इकट्ठा करते थे और जब वो बेचते थे शॉप में तो मुझे एक बहुत बड़ी रकम मिलती थी और वो थी 1 आना. एक्चुअली 1 आना मीन्स 6 पैसे. 16 आने यानी 1 रुपये. 1 रुपये इज मेड अप ऑफ 16 आना. 16 आने यानी 1 रुपये. 1 आना यानी 6 पैसे. ऐसे हिसाब होता था. तो उस वक्त 1 आना यानी 6 पैसे भी बहुत बड़ी रकम थी. मतलब कि उस वक्त 1 आने में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी. सपोज टुडे समवन गिव्स यू 1000 रुपीज फॉर योर वर्क, हाउ यू विल बी सरप्राइज. ओ गॉड, 1000 रुपीज, आई कैन बाय मेनी थिंग्स. 1 आना वो इतना कीमती था. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी मीन्स हेल्प मी टू अर्न. यहाँ फेच का मतलब लेना है हेल्प मी टू अर्न the princely sum, big amount of 1 आना. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in the Dinmani. Dinmani न्यूज़पेपर का नाम है. Dinmani जो न्यूज़पेपर था उसमें मुझे पढ़ने मिलता था. जो मेरा ब्रदर इन लॉ मतलब कि मेरा जो साला था, मेरी वाइफ का भाई, तो वो मुझे उस वक्त सुनाता था सारी कहानियाँ वॉर के बारे में. मतलब लोग वॉर के बारे में बहुत सारी बातें उस वक्त चलती थी, तो कुछ ये सुनता था और कुछ कहानियाँ
लोग उसमें बढ़ा चढ़ा कर फैलाते थे। तो ऐसी कहानियाँ कहता है कि मुझे बचपन में सुनने मिलती थी, और फिर वही बातें और कुछ हेडलाइन में दिनमणि नाम का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी मुझे पढ़ने मिलता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया मतलब कि रामेश्वरम का जो एरिया था वो तो आइलैंड था, तो वो इंडिया से मतलब आइलैंड होने के कारण बिल्कुल अलग हो गया था, आइसोलेटेड मीन सेपरेटेड। तो वॉर की वहाँ पर कोई ऐसी नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखती थी। बट सुन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइज फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन फिर जैसे वॉर सीरियस होती गई, बढ़ती गई, तो इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशरों ने इमरजेंसी लगा दी, और इंडिया को भी एलाइड फोर्सेस के साथ ज्वाइन होना पड़ा। एलाइड फोर्सेस का मतलब होता है इंग्लैंड को कुछ कंट्रीज़ ने सपोर्ट दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो जहाँ जहाँ इंग्लैंड रूल कर रहा था वहाँ पर इंग्लैंड ने उन सब कंट्रीज़ का सपोर्ट लिया मतलब वहाँ से वो सोल्जर्स लेके जाने लगे, पैसे लेके जाने लगे, वेपन्स लेके जाने लगे, दूसरे रिसोर्सेज लेके जाने लगे। सो दैट मीन्स वेर एवर इंग्लैंड वॉज रूलिंग दे फोर्स्ड इंग्लिश गवर्नमेंट फोर्स्ड देम टू ज्वाइन विद देम। ये लोग किसके सामने लड़ रहे थे? जर्मनी के सामने। एंड जर्मनी आल्सो टू सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब वर्ल्ड वॉर उसको इसीलिए कहते हैं कि 2 ग्रुप लड़ रहे थे। एक ग्रुप का लीडर इंग्लैंड था, उसको कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी, और दूसरे ग्रुप का लीडर था जर्मनी, उसको कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी। तो ये दोनों ग्रुप के कंट्रीज लड़ रहे थे, इसलिए वॉर भी बड़ी भयानक थी। और इतना ही नहीं, उस वॉर में नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि वो वॉर कंटिन्यूस 6 साल तक चली। 1939 में वो वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हुई। 6 साल तक कंटिन्यूस वॉर चली। ऑफकोर्स वो वॉर यूरोप के कंट्रीज़ में चली, मतलब वहाँ के लोगों की हालत कितनी ख़राब हुई होगी। दोनों ग्रुप के, इंग्लैंड के ग्रुप के कंट्रीज़ और जर्मनी के ग्रुप के कंट्रीज़, दोनों बर्बाद हुए, दोनों को नुकसान हुआ, क्योंकि हर एक कंट्री सामने वाले दुश्मन ग्रुप के कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने पर तुली हुई थी और नुकसान कर ही रही थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड में कब हुआ? जब जर्मनी हार गया। तो जर्मनी को सपोर्ट करने वाला जापान था। वो जापान ये वॉर बंद करने के लिए तैयार नहीं था, वो कंटिन्यू करना था। जर्मनी हार गया, कोई बात नहीं, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू रखेंगे। अमेरिका ने ऑब्जेक्शन लिया और जापान को समझाया कि आप ये वॉर बंद कर दो, लेकिन जापान ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए फिर अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम यूज़ किया और उसके 2 सिटीज़ जो थे, नागासाकी, हिरोशिमा, वो बर्बाद कर दिए एटम बम डाल के। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर बम डाला गया। जापान ने सरेंडर नहीं किया, जापान ने लड़ाई बंद नहीं की। तो 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी सिटी के ऊपर एटम बम डाला गया, वो भी सिटी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर 10 सितंबर 1945 को अल्टीमेटली ये वॉर ख़त्म हुई। सो इस तरह से जब वो वॉर शुरू हुई तो इंग्लैंड ने जहाँ जहाँ पर भी इंग्लैंड का ट्रेड चल रहा था, जहाँ पर भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, उन सब कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया। तो इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। इंडिया की इच्छा नहीं थी, लेकिन इंडिया को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो इंडिया भी इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी का मतलब कि अब हर बात पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया था। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। पहला तो फर्स्ट कैजुअलिटी मतलब कि पहला नुकसान ये हुआ उस इमरजेंसी का कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी वो बंद हो गई। मतलब कि अब रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, वो सीधी निकल जाएगी, डायरेक्ट पास हो जाएगी वहाँ से। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द train halt at Rameswaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। रामेश्वरम धनुषकोडी रोड पर जब ट्रेन, मतलब रामेश्वरम पर ट्रेन का रुकना बंद हो गया, ट्रेन आगे निकल जाती थी, तो जो न्यूज़पेपर आते थे वो पहले रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी तो न्यूज़पेपर के बंडल्स निकाल लेते थे बेचने के लिए। अब ट्रेन आती थी लेकिन रामेश्वरम रुकती नहीं, रामेश्वरम स्टेशन पर से डायरेक्ट पास हो जाती थी, तो वो न्यूज़पेपर का क्या करना है। तो रामेश्वरम धनुषकोडी जो रोड था उसके ऊपर जब ये ट्रेन निकल रही है, मतलब रामेश्वरम स्टेशन से निकल गई और आगे धनुषकोडी की तरफ जा रही, तो उस रास्ते पर चालू ट्रेन से वो बंडल फेंक दिए जाते थे और
जो लोग न्यूज़पेपर बेचते थे रामेश्वरम में, वो लोग वो बंडल कलेक्ट कर लेते थे और बेचते थे। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। अब मेरा जो कज़िन ब्रदर था शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, मतलब कि वो बेचता था न्यूज़पेपर रामेश्वरम में। तो नेचुरली अब उसको रेलवे स्टेशन पर वो कलेक्ट नहीं करने जा सकता था, ट्रेन रुकती नहीं थी, तो वो कहीं पर भी फेंके जाते थे। जो न्यूज़पेपर वाले होते थे उन्होंने कह दिया कि हम जैसे ये स्टेशन निकल जाएगा इस एरिया में न्यूज़पेपर का बंडल फेंकेंगे। अब चलती ट्रेन से जब बंडल गिरेंगे तो कहीं पर भी गिरेंगे, उसको न्यूज़पेपर को बांध के फेंकते थे लेकिन वो कहीं पर भी गिरते थे। अब वो कहाँ गिरेंगे वहाँ भाग के जाना पड़ता था और वो कलेक्ट करने पड़ते थे। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। और उसको फिर एक्स्ट्रा पर्सन की ज़रूरत पड़ी कि भाई मुझे कोई हेल्प करो, ये बंडल तो 3-4 बंडल फेंकेंगे, एक यहाँ गिरेगा, एक वहाँ गिरेगा, एक यहाँ गिरेगा, तो क्या करना है। तो शमसुद्दीन को एक और आदमी की ज़रूरत पड़ी, तो नेचुरली कि वो जो जगह थी बनी हुई थी तो वो मैंने भर दी, मतलब कि मैं उसकी हेल्प में जाने लगा कि ठीक है चलो ट्रेन आ गई है, हम रेडी रहते हैं और हम नज़र रखेंगे कि ये न्यूज़पेपर वाले बंडल किस जगह पर फेंकते हैं और फिर वहाँ दौड़ के पहुँचेंगे और कलेक्ट कर लेंगे। आई फिल्ड द स्लॉट। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजिस। और शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई, पहली अर्निंग या पहली मजदूरी शुरू कर दी। मतलब कि मेरी पहली कमाई ये थी कि ट्रेन के पीछे भागो और जो बंडल नीचे गिर रहे हैं वो कलेक्ट करो, शमसुद्दीन को दे दो और उसके बदले वो पैसे देने लगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पहली कमाई ये थी कि इस तरह से न्यूज़पेपर कलेक्ट करना, और वो भी इसलिए कि फैमिली बहुत रिच नहीं थी और ये इनकम उनके लिए बहुत ही अहम थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। सो कैसी सिचुएशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बड़े हुए हैं, देखो। आई कैन हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ये सिचुएशन चली। हर रोज़ हम वहाँ जाते थे रेगुलर ट्रेन के टाइम पर, ट्रेन टाइम पर आती थी, सिर्फ रामेश्वरम रुकती नहीं थी एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो कई महीनों तक ये चलता रहा और हाफ अ सेंचुरी लेटर यानी 50 साल के बाद जब मैं याद करता था कि मेरी पहली कमाई मैंने कैसे की और उस वक्त मुझे कितना प्राइड फील होता था कि मैं इतना छोटा हूँ, इतनी छोटी उम्र का हूँ, लेकिन फिर भी मैं पैसे कमा रहा हूँ। एंड दैट इज़ रियली द ग्रेट एक्सपीरियंस व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग योर फर्स्ट वेज। जब आप अपनी पहली कमाई कमाओगे किसी भी सोर्स से, तो आपको भी वो ये प्राइड फील होगा। पहली कमाई का एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है, हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि हम ये काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, करेंगे, चलो कितना मिला, अरे इतना तो बहुत है, क्योंकि उस वक्त हमने कभी सोचा नहीं होता है। और इसलिए बाद में आप कितने भी रुपए कमाओ, बिलियनर बनो, लेकिन वो एक्सपीरियंस बाद में हज़ारों रुपए कमाने में, लाखों रुपए कमाने में वो मज़ा नहीं आता। बाद में आपको कॉन्फिडेंस था कि बस आई एम क्वालिफाइड, आई एम एक्सपीरियंस और ये मुझे पैसे मिल रहे हैं, उसमें क्या है। लेकिन पहले शुरुआत की जो पहली कमाई होती है, शुरुआत की जो इनिशियल अर्निंग होती है, वो तो एक टाइप का एक हमें एक सेटिस्फेक्शन देती है, दैट इज़ मोर नेसेसरी। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। हर बच्चे के अंदर एक कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स से, अपने लोगों से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, खास करके सोशो और इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट। मतलब कि बच्चा किस तरह से बड़ा हुआ है, कौन से एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, उसको कैसे इमोशंस मिले हैं, उसको प्यार मिला है नहीं मिला है, उसको रिस्पेक्ट मिला है नहीं मिला है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी है तो क्या उसको घमंड है, अगर वो बहुत ही पैसे वाला है, घमंडी था, या उसके आसपास में ऐसे लोग हैं, या वो बिल्कुल गरीब था जहाँ पर उसका इंसल्ट हो रहा है। ये सब जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट।
तो कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है और उसके आसपास में ये सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसका इफ़ेक्ट उसके बिहेवियर पर बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने मेरे पिताजी से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन पाई, मतलब कि मेरे पिताजी ने मुझे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाई। ऑनेस्टी, जो बात सच है वो बोल देनी, झूठ नहीं बोलना है। कभी कभी सच बोलने से पनिशमेंट मिलती, कोई बात नहीं, चलेगा, पनिशमेंट ले लेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। और सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में और सबसे डिफ़िकल्ट। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पर कैसे बिहेव करना है, हाउ आई शुड बिहेव इन दिस सिचुएशन। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या बिहेव करना है, हमें पता होता है ये सिचुएशन ऐसी है, सीरियस है, यहाँ पर सीरियस बिहेव करना है, ये मस्ती मजाक की मूवमेंट है, मस्ती मजाक करना है। लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं। जब क्लास चल रही है, पढ़ाया जा रहा है, तब हम जानबूझ के मस्ती करते हैं, हंसते खेलते, मजाक करते, सामने से सर या मैडम गुस्सा होते, डांटते, तो हमें और प्राइड होता है कि देखो मैं तो पकड़ा भी नहीं गया, मैंने ही मजाक किया था, मैंने ही आवाज़ की थी, मैंने डिस्टर्ब किया था, पकड़ा नहीं गया। बाहर निकल के, क्लास के बाहर निकल के हम बहुत हंसते और इस बात पर हंसते कि देखो मैंने क्लास में कैसे धमाल किया और फिर भी पकड़ा नहीं गया। ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन के किस्से हर जगह पर हम तोड़ते हैं या नियम तोड़ते हैं, और ये सारे किस्से हमारे दिमाग में हम रखते हैं, बड़े होकर भी हम याद करते हैं तो खुश होते हैं। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना, नहीं भाई मैं तो अच्छी फैमिली से, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं और मुझे पता है, मुझे सिखाया गया है कि ऐसे ओकेशन पर कैसा बिहेव करना है, मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा। सपोज स्कूल में पानी पीने के लिए जाना है, तो पानी का जो सोर्स है, पानी का नल रखा है जहाँ पर, या वाटर कूलर रखा है, वहाँ पर लाइन से जाना है, तो वहाँ पर जाके लाइन से जाएंगे, पिएंगे पानी, तो सबको पानी मिलेगा। लेकिन धक्का मुक्की करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सो ही सेज दैट फ्रॉम माई फादर आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। फादर ऐसे बिहेव करते होंगे घर में, बच्चों ने देखा होगा, देखो फादर ऐसे बिहेव करते तो हमें भी ऐसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि देखो फादर को सब रिस्पेक्ट करते हैं उनके बिहेवियर के कारण, तो हमें भी अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो फादर की तरह हमें सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम बिहेवियर की जो है वो हम अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। उसके लिए कोई क्लासेस नहीं होते, उसके लिए कोई स्कूल नहीं होती। स्कूल में ऐसी मॉरल कहानियाँ सिखाई जाती, लेकिन ये बिहेवियर कैसे करना है वो तो घर से ही सीखते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम हिज मदर। फ्रॉम माई मदर I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. तो मदर से मैंने अच्छी बिहेवियर, फेथ इन गुडनेस, मतलब कि हम अगर अच्छे रहते तो उसका फ़ायदा होता है। फेथ, ट्रस्ट, विश्वास है कि मुझे अच्छी बिहेवियर करनी, एंड डीप काइंडनेस, और दया भाव, अरे सामने वाले के पास ये चीज़ नहीं है, मैं दे सकता हूँ, लेट मी गिव इट, मुझे देनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड काइंडनेस। सामने वाला भूखा है, मैं खा रहा हूँ, लाओ थोड़ा सा दे देता हूँ, ताकि मैं भी जब भूखा ना रहूँ और सामने वाले को भी भूखा ना रखो, थोड़ा सा तो अपने में से दे दूँ। अपने फ्रेंड्स, अपने पास पड़ोसी जब किसी नीड में होते हैं और हम उनको हेल्प करते हैं, दैट इज़ काइंडनेस। तो उस वक्त ट्रस्ट, फेथ ये होना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ भगवान को ध्यान में रख के, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तब भगवान मुझे भी इस तरह से दे देगा। ये फेथ उसकी मदर ने अपने बच्चों में, मतलब कि APJ अब्दुल कलाम और उनके 3 भाई बहनों ने, उनके अंदर ये संस्कार डेवलप किए। तो पेरेंट्स के बिहेवियर से बच्चे अपनी बिहेवियर डिसाइड करते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। व्हेन योर पेरेंट्स आर वेरी नाइस, दे बिहेव वेरी नाइसली विथ एवरीवन, दे बिहेव नाइसली इन द होम, दे बिहेव नाइसली with our relatives, with our neighbors, then in our behavior we should depict the behavior of our parents. हमारे पेरेंट्स की बिहेवियर नज़र आती है। सो पेरेंट्स भी हमको सिखाते हैं, रादर पेरेंट्स हमारे पहले टीचर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले टीचर बच्चे के
पेरेंट्स तो छोटा बच्चा होता है तब से वो देखता है, और जैसे पेरेंट्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं वही लैंग्वेज वो यूज़ करता है। सो पेरेंट्स से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। कहते कि बचपन में मेरे 3 दोस्त थे। रामनदा शास्त्री, वहाँ शास्त्री नहीं कहते, शास्त्री कहते। रामनदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 उनके दोस्त थे। रामनदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज 3 बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों के तीनों पुराने ख्याल वाले, यानी सनातन ख्याल वाले हिंदू ब्राह्मण फैमिली में से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। जब हम बच्चे थे तो बच्चों के हैसियत से हमारे अंदर हमारे रिलीजन के बारे में कोई भेदभाव नहीं था। मतलब कि मैं मुसलमान था, वो तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे, लेकिन हमारे अंदर धर्म के कारण, हिंदू मुस्लिम होने के कारण कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग यानी हमारी डेवलपमेंट ही ऐसी हुई थी। मतलब कि वो ब्राह्मण फैमिली के थे, उनके पेरेंट्स ने भी उनको सिखाया था कि ऐसे धर्म से भेदभाव मत रखो, हर इंसान अच्छा होता है, कोई भी रिलीजन का हो, इंसान तो अच्छा ही होता है, बुराइयाँ बाद में आती है। सो here we give a break, and then in the coming part we shall go for more details.